अब देखते हैं स्टमक का सर्जिकल एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई देखेंगे। ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिलेक्ट्रम। सिलेक्ट्रम से कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी आती है, उसकी ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे जाके एक ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूोडल आर्टरी, उसकी ब्रांच है राइट गैस्ट्रोएपिपुलर आर्टरी। और यहाँ से जाती है एक स्प्लेनिक आर्टरी, उसके ब्रांचेस है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपुलर आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई। So left gastric artery, it is a dominant artery of the stomach, bleed करती है in the mammillary waist tear and the type 4 gastric ulcer। स्टमक में देखेंगे एक्सटेंसिव सबम्यूकोसल एनास्टोमोसिस होता है बिटवीन द वेसल, इसलिए अगर 2-3 वेसल्स लाइगेट भी कर दे तो स्टमक डज नॉट अंडरगो नेक्रोसिस। इन 15 to 20% केसेस में ऐसा देखा गया है अपरेंट लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अपन प्रॉक्सिमल लाइगेशन करेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का, तो इट लीड्स टू द एक्यूट लेफ्ट हेपेटिक इस्चेमिया। वेन्स के नाम इज सेम एज द आर्टरीज। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है उसको आल्सो कहा जाता है लेफ्ट कोरोनरी वेन, ये मेटास्टेसिस लेके जाती है टू द लिवर। तो इसेपेक्टोमी करते वक्त आपने देखा गैस्ट्रिक ट्यूब यूज किया जाता है एज द रिप्लेसमेंट, तो वो इट इज बेस्ड ऑन द राइट गैस्ट्रिक एंड राइट गैस्ट्रोएपिपुलर आर्टरी। दैट इज कंजेनिटल इडियोपैथिक हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पे पाइलोरस मसल होता है, ये जब ठीक हाइपरट्रोपिक हो जाता है इट लीड्स टू द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, फीमेल्स मोर कॉमन इन द फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड इन द फैमिली। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेसिस, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, इसलिए या रिलैक्सेशन नहीं होगा। अगर इरिथ्रोमाइसिन देंगे इन द अर्ली लाइफ ऑफ द चाइल्ड, तो इसमें कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इरिथ्रोमाइसिन नहीं देते, इसकी जगह अजिथ्रो दे सकते हैं। CHPS के एसोसिएशन देखेंगे ट्राइसोमी 18, अपर सिंड्रोम एंड कॉर्नेलिया डी लैंग सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ पे तो नॉर्मल होगा, लेकिन सिम्टम 2 से 3 हफ्ते के बाद चालू हो जाएंगे। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वोमिटिंग होगी। नॉन बिलस कैसे भेजेंगे? ग्रीनिश नहीं होंगी, क्योंकि बाइल डक्ट तो D2 में ओपन होता है, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन तो ऊपर ही है। वही डियोडिनल एट्रिजिया में देखेंगे तो इट प्रेजेंट होता है सिंस द बर्थ एंड विद द बिलियस वोमिटिंग। तो एग्जामिनेशन करने का बेस्ट टाइम है जब चाइल्ड फीड कर रहा हो। तो विजिबल पेरिस्टासिस देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखेंगे। पाल्पेबल ओलिव शेप्ड लंप दिखेंगे एपिगेस्ट्रम में। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है UVG। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है थिकनेस ऑफ द पाइलोरस मोर देन 4 mm होना चाहिए, तभी तो हाइपरट्रोपिक कहा जाएगा। लेंथ ऑफ द पाइलोरिक चैनल मोर देन 16 mm होना चाहिए और एंट्रल निपल साइन दिखेगा। एक्सरे पे देखेंगे तो सिंगल बबल साइज दिखेगा। डियोडिनल आर्टरीज में वही डबल बबल्स दिखता है। कॉन्ट्रास्ट स्टडी करेंगे तो स्ट्रिंग साइन दिखेगा, डबल ट्रैक साइन दिखेंगे और मशरूम साइन दिखेगा। ये सकते हैं मशरूम साइन, यहाँ पे होता है ट्रैक, डबल ट्रैक, और दोनों ट्रैक के बीच में जाता है स्ट्रिंग। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे CHPS का? ये टिपिकल मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटी जो पाई जाती है CHPS में, देखते हैं कैसे डेवलप होती है। इट डेवलप्स ड्यू टू रिकरेंट वोमिटिंग। अब गैस्ट्रिक आउटलेट का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है जिससे रिकरेंट वोमिटिंग होगी। स्टमक में HCl होता है तो वो बाहर चला जाएगा, बॉडी बिकम डिफिशिएंट इन द H+ आयंस, इसलिए मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होगा। फिर क्लोराडाइन भी जाएंगे तो हाइपोक्लोरेमिया होगा। मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस हो रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए रीनल कंपेंसेशन होगा। अल्कोलिसिस हुआ है यानी बाइकार्बोनेट ज़्यादा हुआ है तो किडनी एलिमिनेट करेंगे बाइकार्बोनेट को इन द यूरिन टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट गया तो सोडियम भी कम हो गया ना, तो इसलिए ये स्टिमुलेट करेगा रीनियन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को। तो ये अल्डोस्टेरोन बाद में कलेक्टिंग तक पैक करेगा और रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का, लेकिन उसके बदले में होगा सिक्रेशन ऑफ द K+ एंड H+। पहले तो K+ छोड़ देंगे यूरिन में, तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा, लेकिन इतना बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाद में H+ सीक्रेट कर देंगे, तो इसलिए पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया हो रहा है। आपने देखा कि अल्कोलिसिस हो चुका है, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस, तो अपन को एसिड को बचना है, फिर भी एसिड यूरिया होगा, इसलिए उसको पैराडॉक्सिकल कहा गया है। तो शॉर्ट में देखेंगे HCl बाहर चला गया, H+ के Cl- कम हो गया, तो H+ कम हो गया इसलिए HCO3- को भी बाहर भेज रहे हैं। उसके साथ सोडियम भी जाएगा, सोडियम जाएगा तो रास को एक्टिवेट कर देंगे, अल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। अल्डोस्टेरोन बोलेगा कि भाई सोडियम बचा ले, फिर के पोटेशियम को ज़्यादा बाहर भेजेंगे। हाइपोकैलेमिया होगा तो पोटेशियम नहीं जाएगा, H+ बाहर जाएगा, इसलिए पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया। तो ये वाली अबनॉर्मलिटीज देखिए अपन ने, हाइपोक्लोरीमिया होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनाइट्रीमिया, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस विद द पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया। मैनेजमेंट के तौर पर अपन करेंगे करेक्शन ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी बाय द फ्लूइड्स। बेस्ट फ्लूइड क्या है? N/2 NS प्लस KCl प्लस डेक्सट्रोज। KCl तभी ऐड करेंगे जब यूरिन आउटपुट एडिक्वेट हो और RFT नॉर्मल आ जाए। दूसरे फ्लूइड है रिंगल लैक्टेट। सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर अपन करते हैं रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। ओपन या लैप्रोस्कोपिक मेथड से कर सकते हैं। कट करेंगे अपन सेरोसा को तो थिकन मसल एक्सपोज हो जाएंगे, तो मसल को भी अपन कट कर देंगे तो म्यूकोजा बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं म्यूकोजा बाहर आया। बाद में अपन सिरोसा को रिसर्चर कर देंगे ओवर द म्यूकोजा। अगर म्यूकोजा इंजर नहीं हो चुका है तो अपन फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन द 4 to 6 आवर्स। अगर म्यूकोजा इंजर कर दिया तो रिपेयर कर दो, फिर फीडिंग स्टार्ट करेंगे 22 to 48 आवर्स। अब देखते हैं पेप्टिक अल्सर, 2 प्रकार के, ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक। ड्यूडेनल ज़्यादा कॉमन है, 90% ऑफ द एसोसिएटेड विद द H. pylori और मेजोरिटी होती है ड्यू टू द एसिड हाइपरसेक्रेशन। गैस्ट्रिक वाले लेस कॉमन है, 60 to 70% में H. pylori दिखाई देता है। टाइप 2 एंड टाइप 3 आर एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसेक्रेशन।
तो ड्यूडेनल वाले हाइपर सिक्रेशन की वजह से होते हैं, तो दैट इज वाई रिस्पॉन्ड टू द वैगोटोमी एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ड्यूडेनल अल्सर देखते हैं तो मोस्ट कॉमन साइट है D1 फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे उसके भी? एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होगा रिलीव्ड बाय द फूड। साइलेंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस पेन्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्सर, इसलिए अपन डायग्नोस नहीं कर सकते कि ये ड्यूडेनल है या गैस्ट्रिक है, दोनों में भी सेम हो सकता है। डायग्नोसिस करेंगे अपन करेंगे अपर GI एंडोस्कोपी, तो ये देख सकते हैं अल्सर ड्यूडेनम में D1 में। बाई कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे ड्यूडेनल अल्सर के? तो ब्लीडिंग होंगे, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। पेप्टिक अल्सर्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अपर GI हेमरेज। तो वेसल कौन सी होंगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर होंगे, वो ज़्यादा ब्लीड करेंगे क्योंकि वो इरोड करते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी को ही। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन द पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग। क्लिनिकल फीचर क्या है? इट प्रेजेंट्स एट द अपर GI हेमरेज हेमेटोमेसिस। मलेना दिखेंगे, ब्लैक स्टार स्टूल देखेंगे। डायग्नोसिस उसका भी अपर GI एंडोस्कोपी से करेंगे। मैनेजमेंट करेंगे, एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट है, क्वार्टरी करेंगे ब्लीडिंग वेसल को। अगर ब्लीडिंग स्टॉप होगा तो मॉनिटर करेंगे पेशेंट को और H. pylori इरेडिकेशन थेरेपी देंगे। 3 ड्रग्स देंगे, उसमें 2 एंटीबायोटिक और 1 PPI होगा। H. pylori का इन्फेक्शन है वो कंफर्म कर सकते हैं बाय द रैपिड यूरिया जैसे वाइल डूइंग द एंडोस्कोपी। अगर पेशेंट रिब्लीड कर दिया तो सेकंड ट्रायल देंगे अपन एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट का। अगर वो भी फेल हो गया तो सर्जरी करेंगे, ड्यूडेनोटोमी करेंगे, ओपन करेंगे ड्यूडेनम को विद द अंडर रनिंग यानी लाइगेशन ऑफ द वेसल। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर परफोरेशन। यूजुअली एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर परफोरेट करते हैं विच लीड्स टू द केमिकल पेरिटोनाइटिस ड्यू टू एसिड एक्सपोजर। जो पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर होते हैं वो ब्लीड करते हैं, एंटीरियर वाले परफोरेट करते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? आप परफोरेट किया तो पेरिटोनाइटिस होगा, केमिकल पेरिटोन, अब्डोमिनल पेन होगा, जनरलाइज होगा, गार्डिंग रिजिडिटी, ये पेरिटोनाइटिस साइंस है। गार्डिंग रिजिडिटी, बोर्ड लाइक रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडरनेस होगा, टैकीकार्डिया, फीवर, शॉक कैन बी प्रेजेंट। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें फ्री गैस अंडर डायफ्राम दिखेगा। तो ये जो फ्री गैस अंडर डायफ्राम है ये कभी भी दिख सकता है जब हॉलो विस्कस का परफोरेशन हो। अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता तो एक्सरे इज डन इन द लैटरल क्यूबिटस व्यू, तो लैटरल साइड पे अपन को एयर देखेंगे। स्टेबल पेशेंट है तो CACT करेंगे। अब पेरिटोनाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? IV फ्लूइड्स देंगे, IV एंटीबायोटिक्स देंगे, एरोबिक एंड अनएरोबिक पेन मैनेजमेंट करेंगे और एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी करेंगे विद द ओमेंटल एंड ग्राहम पैच रिपेयर। यहाँ पे ग्राहम पैच रिपेयर किया है, ओमेंटल पैच रिपेयर। स्टेबल पेशेंट है तो अपन लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। एक ग्राहम पैच रिपेयर या ओमेंटल पैच रिपेयर इज सिमिलर टू द टायर पंक्चर जैसे करते हैं अपन। अगर जायंट ड्यूडेनल परफोरेशन है यानी कि 2.5 to 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो ट्रिपल ट्यूब टेक्निक करती है। डिओडेनोस्टोमी करेंगे, डिओडोनिस ट्यूब करेंगे टू डिकम्प्रेसिंग डिओडेनम, राइस ट्यूब इंसर्शन करेंगे फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ द स्टमक एंड डिओडेनम, फीडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूब डालेंगे फॉर न्यूट्रिशन और रिपेयर किया जाता है विद द ओमेंटल पैच। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओमेंटल पैच रिपेयर आर द सेम एज दैट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव फीवर। ये नहीं समझा मुझको। अब डिओडेनम जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है तो अगर पोस्टीरियर डिओडेनल अल्सर परफोरेट कर दिए तो कैन परफोरेट इनटू द रेट्रोपेरिटोनियम। लेसर सैक में नहीं करेंगे। अगर पोस्टीरियर स्टमक का पोस्टीरियर अल्सर परफोरेट किया तो वो लेसर सैक में जाएगा, ये वाला रेट्रोपेरिटोनियम में जाएगा, जिसकी वजह से होगा वैलेंटिनो सिंड्रोम, दैट इज कलेक्शन इन द राइट रेट्रोपेरिटोनियम। ये मिमिक करता है फीचर्स ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। रीनल वेल साइन दिखेगा, कलेक्शन एंड एयर अराउंड द राइट किडनी। टू विजुअलाइज द पोस्टीरियर अल्सर परफोरेशन अपन कोकराइजेशन प्रोसेस करते हैं, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ द डिओडेनम। अब देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर 60 to 70% आर एसोसिएटेड विद H. pylori। सारे गैस्ट्रिक अल्सर के अपन बायोप्सी करते हैं टू रूल ऑफ द कैंसर। डायग्नोसिस करेंगे एंडोस्कोपी से। यू मैन्यूवर करेंगे ड्यूरिंग एंडोस्कोपी टू इवैल्यूएट द फंडल अल्सर, क्योंकि ये ऊपर है तो एंडोस्कोप को अपन ऐसा यू तरह से घुमाएंगे तो फंडल अल्सर दिखेंगे। जॉनसन क्लासिफिकेशन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर, तो इसमें टाइप 1 है मोस्ट कॉमन है अल्सर अलोंग द लेसर कर्वेचर यानी इंसिसुरा। टाइप 2 वाला है तो ये प्री पाइलोरिक एंड डिओडेनल अल्सर। टाइप 3 सिर्फ प्री पाइलोरिक है। तो ये जो टाइप 2 एंड टाइप 3 वाले हैं इट इज ड्यू टू एसिड हाइपरसेक्रेशन है, इसलिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द वैगोटोमी एंड एसिड रिड्यूसिंग सर्जरी और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को। टाइप 4 वाला है तो अल्सर इन द बॉडी ऑफ द स्टमक या फिर फंडस में होता है, ये ब्लीड करता है मोस्ट कॉमनली। तो यहाँ पे वेसल कौन सी होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल आर्टरी। तो टाइप 5 वाले होते हैं डिफ्यूज यानी एनेसिड अल्सर्स। एक चीज़ याद रखो, पेप्टिक अल्सर्स में देखेंगे ड्यूडेनल अल्सर ज़्यादा कॉमन होते हैं दैन द गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर में ब्लीड कौन सी वेसल होती है? तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो मोस्ट कॉमन वेसल इंप्लिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रिक अल्सर कम होते हैं इसलिए वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मोस्ट कॉमन नहीं है। हाँ लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर का स्पेसिफिकली पूछे तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर का परफोरेशन हो सकता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ड्यूडेनल अल्सर का मोस्ट कॉमन क्या था? ब्लीडिंग था। एजेस की बायोप्सी हमेशा करनी चाहिए टू रूल ऑफ द कैंसर। अगर अल्सर यहाँ पे है तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टाइप 1 में देखेंगे तो लेसर कर्वेचर पे था तो अपन उसके लिए करेंगे डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी यानी एंट्रेक्टोमी। टाइप 2 एंड टाइप 3 अपन ने देखे कि वो इट वाज ड्यू टू एसिड हाइपरसेक्रेशन, तो इसलिए अपन डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी भी करेंगे, उसके साथ वैगोटोमी और PPI भी देंगे।
टाइप 4 वाला अपन ने देखा बॉडी या फंडस में था, तो उसमें अपन पाउचेट प्रोसीजर करेंगे जिसमें गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करेंगे। तो इसमें अपन स्टेपलर फायर करेंगे टू क्रिएट द पाउच, बाद में स्टमक को रिमूव कर देंगे इतने वाले, फिर एनास्टोमस करेंगे जेजुनोम विद द स्टमक। या फिर अपन कर सकते हैं क्रिसेंट्स प्रोसीजर, इसमें सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिए, फिर रूएनवाई इसोफेगोजेजुनोस्टोमी करेंगे। इसोफेगोजेजुनोस्टोमी क्यों कहा गया है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी नहीं, क्योंकि ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द जीई जंक्शन। अगर ब्रीड कर दिया गैस्ट्रिक अल्सर तो 2 ट्रायल देंगे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर का बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, और बायोप्सी करेंगे एजेस ऑफ द अल्सर ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी। अभी एच पाइलोरी के बारे में कुछ जानते हैं। कैगे एंड वैके जीन्स दैट इनकोड द टॉक्सिन यूरेज एंजाइम होता है, ये हेल्प करता है सर्वाइवल इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। एच पाइलोरी कैन कॉज पेप्टिक अल्सर, टाइप बी गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कैंसर, म्यूकोज एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ट्यूमर्स यानी कि माल्टोमा। एच पाइलोरी स्लाइटली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। भाई अपन ने गैस्ट्रेक्टोमी तो कर दी है तो लेकिन अब रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे स्टमक, तो इसके लिए अपन इधर एनास्टोमस करते हैं विद द डिओडेनम और जेजुनम। तो सबसे पहले देखते हैं बिलरॉथ 1 रिकंस्ट्रक्शन। ये किया जाता है जब ओनली स्मॉल पोर्शन इज रिमूव्ड, जैसे कि डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी। तो डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद अपन एंड टू एंड गैस्ट्रोडिओडेनल एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो ये देखो डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी किया तो बाद में एंड टू एंड गैस्ट्रोडिओडेनल एनास्टोमोसिस कर दिया, तो ये गैस्ट्रोडिओडेनल एनास्टोमोसिस बिलरॉथ टाइप 1 गैस्ट्रेक्टोमी। लेकिन अगर टेंशन प्रेजेंट हो दोनों के बीच में तो लीक हो सकता है। फिर आता है बिलरॉथ 2 रिकंस्ट्रक्शन। सो बिलरॉथ 2 रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाता है, जब सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी किए जाए। तो इसमें किया जाता है विद द एंड टू साइड गैस्ट्रोजेजुनल एनास्टोमोसिस। तो इट इज़ पॉली रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा क्यों किया आपने, अब बहुत ज़्यादा पोर्शन स्टमक का निकाल दिया है तो डिओडेनम बहुत दूर है अपने से, तो डिओडेनम वाला स्टमक अपन क्लोज कर देंगे, फिर जेजुनम को ऊपर लाएंगे। एंड टू एंड नहीं कर सकते क्योंकि ल्यूमिनल डिस्पैरिटी है, इसलिए अपन एंड टू साइड करते हैं जेजुनम के साथ। सो दैट इज बिलरॉथ 2 या पॉली रिकंस्ट्रक्शन। सो देख लो बहुत बड़ा वाला सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी, डिओडेनम के साथ नहीं चिपका सकते इसलिए जेजुनम को ऊपर लाया और फिर एंड टू साइड गैस्ट्रोजेजुनल एनास्टोमोसिस कर दिया। या फिर अपन कर सकते हैं रूएनवाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, यहाँ पे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, फिर एंड टू साइड गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करते हैं सेम ऐसे ही, लेकिन एंड टू साइड जेजुनोस्टोमी भी करते हैं। तो ये वाले अपने देखे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया, एंड टू साइड गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर दिया, फिर एंड टू साइड जेजुनोस्टोमी कर दिया। तो ये वाला रूल लिम्ब बन गया, ये बिलियो पैंक्रेटिक लिम्ब बन गया। इसमें अपन जेजुनम कट करते हैं 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिओडेनो जेजुनल फ्रैक्चर। तो ये वाला पोर्शन जो बच गया था दैट इज कंटिन्यू विद द इलियम एंड द रेस्ट ऑफ द बाउल, और ये वाला पोर्शन 50 सेंटीमीटर वाला जो अटैच है डिओडेनम। तो ये वाला जो कंटिन्यूस है विद द रेस्ट ऑफ द बाउल उसको अपन ऊपर लाएंगे और एंड टू साइड गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करेंगे। ये रूल लिम्ब बन गया, और लिम्ब कैरिंग द बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस इज द बिलियो पैंक्रेटिक लिम्ब। तो फिर से देख लो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया, डीजे फ्लेक्चर है इसे 50 सेंटीमीटर पे कट कर देंगे अपन। तो ये वाला जो कंटिन्यूस है विद द बाउल उसको ऊपर लाएंगे, तो एंड टू साइड गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर दिया, फिर एंड टू साइड जेजुनोस्टोमी कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जेजुनम में इंफ्राकोलिक है और स्टमक तो सुप्राकोलिक यानी ट्रांसवर्स कोलन से ऊपर है। तो अपन को जेजुनम को ऊपर लाना है सुप्राकोलिक में। 2 मेथड से, एंटीकोलिक मेथड है, रेट्रोकोलिक मेथड। तो एंटीकोलिक में अपन कोलन के सामने से जेजुनम को ऊपर लाएंगे, तो ये कोलन के सामने से अपन ने ऊपर लाया। लेकिन अगर इसके बीच में से बाउल हर्निएट कर दिया जाए तो उसको पीटरसन हर्निया करेंगे। ये इंटरनल हर्निया का एग्जांपल है, पीटरसन हर्निया। रेट्रोकोलिक क्या होता है, जेजुनम को अपन बिहाइंड द कोलन से ऊपर ला दिया थ्रू द ट्रांसवर्स मेसोकोलन, लेकिन ये ट्रांसवर्स मेसोकोलन में दूसरा भी बाउल का लूप जा सकता है ना, तो उसको स्टीमर्स हर्निया कर दिया। तो स्टीमर्स हर्निया एंड पीटरसन हर्निया दिस आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल हर्निया। तो वैगोटोमी भी कर सकते हैं अपन, पहले के ज़माने में किया करते थे। एसिड रिड्यूसिंग सर्जरी है, सारे के सारे डिओडेनल अल्सर में और टाइप 2 टाइप 3 गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ किया जाता है। अभी नहीं करते क्योंकि पीपीआई है। वैगस के ब्रांचेस देखते हैं, 2 ट्रंक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक। तो ये वाला एंटीरियर ट्रंक है, ये पोस्टीरियर ट्रंक। सो एंटीरियर ट्रंक से एक ब्रांच देते हैं मोटर ब्रांच टू जीबी। अगर ये कट कर दिया तो जीबी का स्टेटस होगा जिससे स्टोन फॉर्मेशन होगा। एंटीरियर ट्रंक की और एक ब्रांच है एंटीरियर नर्व ऑफ लैटरचर, और एक ब्रांच है ब्रांच टू द पाइलोरस। अगर ये कट कर दिया तो इम्पेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी, इसलिए बाद में अपन को दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है, बाद में देखते हैं। सो पोस्टीरियर ट्रंक इसकी ब्रांच है क्रिमिनल नर्व ऑफ ब्रास। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्सर रिकरेंस आफ्टर वैगोटोमी, क्योंकि अपन मिस करते हैं सर्जरी में बहुत बार। और पोस्टीरियर ट्रंक कंटिन्यू करता है एज अ नर्व ऑफ लैटरचर, जिसके क्रो फ्रूट जैसे ब्रांचेस आते हैं जो सप्लाई कर रहे हैं एंट्रम को। एंटीरियर नर्व ऑफ लैटरचर है जो इट इज ब्रांच ऑफ एंटीरियर ट्रंक। तो आपने देखा एंटीरियर ट्रंक का एक ब्रांच था जो पाइलोरस को जाता था। अगर ये कट कर दिया तो इम्पेड गैस्ट्रिक होंगी, तो अपन को ड्रेनेज प्रोसीजर करने के लिए गैस्ट्रिक एम्प्टी के लिए अपन सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें अपन गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करेंगे और हेंकी मिकुलिस पाइलोरोप्लास्टी करेंगे। तो हेंकी मिकुलिस पाइलोरोप्लास्टी में अपन क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लिया है और उसको बाद में सुचर कर देंगे ट्रांसवर्सली। तो इससे क्या होगा, लुमेन साइज के इंक्रीज हो जाएंगे। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर तो नहीं रहा, इसलिए फूड ट्रैवल डाउन इजीली। सो टाइप्स ऑफ वैगोटोमी देखते हैं। इसमें ट्रंकल वैगोटोमी करेंगे, दोनों ट्रंक काट देंगे और एंट्रेक्टोमी कर देंगे, एंट्रम कर देंगे स्टमक का। इट इज एग्रेसिव प्रोसीजर। ट्रंकल वैगोटोमी कर देंगे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर देंगे, इट इज TVGJ। हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी इसमें कट करते हैं ब्रांचेस ऑफ द क्रो फ्रूट।
So truncal vagotomy यानी ट्रंक काट दिया. TB plus enterotomy done in the recurrent ulcers and TVGJ most commonly performed because acid reduction, ulcer recurrence and vagotomy complications are moderate. तो क्रोनिक अल्सर्स में की जाने वाली प्रोसीजर है हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी. इसमें क्रो फ्रूट ब्रांचेस कट कर देंगे. इसमें डिस्टल 6 to 8 सेंटीमीटर ऑफ इसोफेगस इज स्केलेटनाइज्ड. तो डिस्टल 6 to 8 सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस इज स्केलेटनाइज्ड और इनरवेशन इज स्टॉप 7 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू पाइलोरस. तो जिससे अपन स्पेयर करेंगे पाइलोरस को और डिस्टल एंट्रम को. अगर ऐसा नहीं किया तो गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस हो सकता है भाई. तो इसलिए समटाइम्स क्रिमिनल न्यूरोपैथी कैन बी मिस दैट विल कॉज द रिकरेंस ऑफ अल्सर्स. सो अपन को डिनर्वेशन स्टॉप करना है 7 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द पाइलोरस या फिर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अगर ऐसा नहीं किया तो. डिफरेंस देखते हैं ट्रंकल वैगोटोमी प्लस एंट्रेक्टोमी और हाईली सिलेक्टिव में. एसिड रिडक्शन मैक्सिमम होता है ट्रंकल वैगोटोमी प्लस एंट्रेक्टोमी. इसमें लेस देन ट्रंकल वैगोटोमी उससे कम होता है. इसलिए अगर ट्रंकल वैगोटोमी और एंट्रेक्टोमी देखेंगे एसिड रिडक्शन मैक्सिमम होता है, इसलिए रिकरेंस भी कम होता है लेस दैन 2%. वैगोटोमी को कॉम्प्लिकेशन हालांकि सबसे ज़्यादा होते हैं. हाईली सिलेक्टिव में देखेंगे एसिड रिडक्शन तो कम होता है, इसलिए रिकरेंस के चांसेस मैक्सिमम 3 to 10% होते हैं, लेकिन वैगोटोमी को कॉम्प्लिकेशन लिस्ट होते हैं. ट्रंकल वैगोटोमी प्लस एंट्रेक्टोमी रिकरेंट अल्सर में यूज़ किया जाता है और हाईली सिलेक्टिव क्रॉनिक अल्सर में. अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं. अपन कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं गैस्ट्रिक सर्जरीज के. गैस्ट्रोक्टोमी करने के बाद जो सर्जरीज करते हैं अपन रिप्लेसमेंट वाले, तो उसके सर्जरीज के. तो एनास्टोमोसिस कर रहे हैं तो एनास्टोमेटिक लीक होगा. हेमरेज तो सभी सर्जरी में देखा जाता है. ड्यूडेनल स्टम्प अपन ने बंद करके अंदर ही छोड़ दिया था ना. बिलरोड 2 और रोएनवाई गैस्ट्रोजेजुनस्टोमी में अपने ऐसे किया था, तो उसका ब्लो आउट हो सकता है. ये होता है POD Day 4 में पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड पेरिटोनाइटिस. अब पाइलोरस को भी अपन ने कट कर दिया तो बिलियस वोमिटिंग होगी क्योंकि पाइलोरस नहीं है. पाइलोरस नहीं है तो डायरेक्टली एसिड अंदर आ जाएगा डिओजेनम जेजुनम में, तो पेप्टिक अल्सर से ज़्यादा एनास्टोमेटिक साइड दिखाई देते हैं. पोस्ट वैगोटोमी डायरिया हो सकता है. इट इज ऑस्मोटिक डायरिया एंड डजंट रिस्पॉन्ड टू ऑक्ट्रियोटाइड. गॉस्ट्रन फॉर्मेशन हो सकता है इन द ट्रंकल वैगोटोमी. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इम्पेयर हो सकती है आफ्टर वैगोटोमी ड्यू टू लॉस ऑफ द रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. दिस इज ऑल्सो सीन इन द वीपल सर्जरी. वीपल सर्जरी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. इंटरनल हर्निया अपन ने देखा स्टीमर्स है, पीटरसन हर्निया हो सकता है. न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन, जैसे कि मोस्ट कॉमन है आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एंड कैल्शियम डिफिशिएंसी. डंपिंग सिंड्रोम भी हो सकता है. डंपिंग सिंड्रोम के 2 प्रकार है, अर्ली एंड लेट डंपिंग. अर्ली डंपिंग यानी ऑकर्स बिकॉज ऑफ द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट्स इन द बॉडी. अर्ली डंपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि पाइलोरस नहीं है भाई, स्फिंक्टर नहीं है, तो जैसे ही अपन खाएंगे वो रैपिडली डिओडेनम में आ जाएगा, तो वाटर को अंदर लाएगा, डंपिंग हो जाएंगे. लेट डंपिंग क्यों हो रहा है? ऑकर्स बिकॉज ऑफ द रिबाउंड हाइपोग्लाइसेमिया सीन ड्यू टू एक्सेसिव इंसुलिन रिलीज. अब क्या होता है, अपन ने एक सामान का शुगर लिया है तो बॉडी उसको पता चलेंगे, उसके रिस्पॉन्ड में वो वाई अमाउंट का इंसुलिन रिलीज कर देंगे. लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्ली डंपिंग हो रही है तो जल्दी से आ जाएगा. पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं है तो जल्दी से डिओडेनम में आ जाएगा खाना. वाटर और शुगर आ जाएंगे तो फ्लूइड जल्दी से क्विकली मूव हो जाएगा. अब लेकिन पूरी की पूरी एक अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्जर्व भी नहीं होगी, लेकिन अपन के बॉडी में तो वाई अमाउंट का इंसुलिन बना दिया है, तो इंसुलिन उसके मुताबिक बनाया गया है, तो पूरा शुगर ऑब्जर्व नहीं हुआ लेकिन एक्सेसिव में इंसुलिन आ गया, तो उसके वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा. अर्ली डंपिंग की क्लिनिकल पिक्चर है ब्लॉटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग एंड पेन. स्टार्ट्स विद इन 10 to 20 मिनट्स आफ्टर द मील्स. वर्सन्स विथ मोर फूड क्योंकि ज़्यादा ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा. लेट डंपिंग की क्लिनिकल पिक्चर है जो कि होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक के, जैसे हेड एक, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग. स्टार्ट होते हैं आफ्टर 30 to 40 मिनट्स आफ्टर मील क्योंकि उतना टाइम लगता है इंसुलिन को एक्ट करने. इंप्रूव होता है विद द मोर फूड क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे तो इंसुलिन उस पर काम करेंगे और हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा. सो दिस अर्ली डंपिंग एंड लेट डंपिंग कैन बी प्रिवेंटेड. डाइट में चेंजेस करेंगे, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देंगे, अवॉइड करेंगे लिक्विड और मिल्स को क्योंकि रैपिड ट्रांजिट हो रहा है. अवॉइड करेंगे शुगर रिच फूड को, अवॉइड करेंगे शुगर रिच फ्लूइड्स को क्योंकि डंपिंग उससे वर्सन हो जाती है. हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे. वो ऑक्ट्रियोटाइड इज़ यूजफुल. अगर लेकिन वो फेल हो गया तो अपन एग्जिस्टिंग सर्जरी को कन्वर्ट कर देंगे इन द रोएनवाई सर्जरी. इसमें डंपिंग के चांसेस बहुत कम है. लेट अस सी गैस्ट्रिक अल्सर, उसके रिस्क फैक्टर देखेंगे. स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन ऑफ स्मोक फूड एंड फिश, प्रिजर्वेटिव रिच फूड. अब रेफ्रिजरेशन आया तो उसका कम हो गया इस्तेमाल. एच पाइलोरी, मेनिट्रियस डिसीज. इसमें क्या होता है, TGF अल्फा की वजह से होता है. इट इज प्रोटीन लूजिंग इंटरोपैथी एंड हाइपरट्रॉफी होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स का. गैस्ट्रिक रिसेक्शन करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके 4 गुना बढ़ जाता है रिस्क. गैस्ट्राइटिस बोथ टाइप एंड टाइप बी. पॉलिप्स देखेंगे, ट्रू एडेनोमेटस पॉलिप्स इंक्रीज करते हैं रिस्क. सीन इन द फैप सिंड्रोम, APC जीन म्यूटेशन होता है. अब मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक पॉलिप कौन से होते हैं? मेटाप्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं ड्यू टू H पाइलोरी. पॉलिप तो इंक्रीज नहीं करते रिस्क लेकिन H पाइलोरी करता है. टाइप A ब्लड ग्रुप होता है. मोस्ट कॉमन साइड क्या है गैस्ट्रिक कैंसर? एशिया एंड ओवरऑल में एंट्रम है, लेकिन वेस्ट में प्रॉक्सिमल स्टमक है. अब गैस्ट्रिक कैंसर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है. लॉरेंट क्लासिफिकेशन, इट इज पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जापानीज क्लासिफिकेशन, बोरमैन है, मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन है. तो सबसे पहले लॉरेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं. इट इज पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसके अनुसार इंटेस्टाइनल एंड डिफ्यूज कैंसर है.
इंटेस्टाइनल होता है ऑकर्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कॉजेस। गैस्ट्रिक एट्रोफी होंगी, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगा, मेन में ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग इंसिडेंस विद एज, ग्लैंड फॉर्मेशन होंगे जैसे कि इंटेस्टाइन में होता है, हेमेटोजिनस स्प्रेड हो जाएगा, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, एपीसी जीन म्यूटेशन होगा, P53 एंड P16 इनएक्टिवेशन होगा। दूसरा पार्ट है डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर, फैमिलियल होता है, ये ब्लड ग्रुप टाइप ए में दिखाई देता है, वुमेन में ज़्यादा होता है, यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं, ट्रांसम्यूरल और लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, डिक्रीज होता है कैथरीन या CDH जीन, और P53 P16 इनएक्टिवेशन इसमें भी दिखाई देता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये मेन वुमेन, ये बुड्ढों में, ये यंगर एज में, ये वेल डिफरेंशिएटेड ग्लैंड फॉर्मेशन है, पोरली डिफरेंशिएटेड हेमेटोजेनस स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड। जापानीज क्लासिफिकेशन यूज करते हैं तो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर यानी अबव द मसल लेयर। टाइप 1 होता है पॉलीपॉइडल और प्रोट्रूडिंग टाइप, इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। सो ये वाला है टाइप 1 प्रोट्रूडेड टाइप, बेस्ट प्रोग्नोसिस वाला। ये बाकी के टाइप भी है, देखना है तो देख सकते हैं। तीसरा है बोरमैन क्लासिफिकेशन, यूज़ किया जाता है एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। एडवांस का मतलब है जो मसल को इन्वेट कर चुका है। उसमें इंपॉर्टेंट है टाइप 4 वाला, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग होता है, also called as लाइनेटिस प्लास्टिका, लेटर वाटर अपीयरेंस, इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस आउट ऑफ ऑल द गैस्ट्रिक कैंसर। सो ये वाला है टाइप 4 लाइनेटिस प्लास्टिका, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग। बाकी वाले टाइप भी देख सकते हैं, देखते हैं तो। और आखिरी क्लासिफिकेशन मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन। गैस्ट्रिक कैंसर इसके अनुसार 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी टाइप, ये बेस्ट प्रोग्नोसिस है, एप्स्टाइन-बार वायरस टाइप, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी टाइप, जेनेटिकली स्टेबल टाइप, ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। शॉर्ट में देखते हैं, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी इंटेस्टाइनल हिस्टोलॉजी दिखाता है और P53 म्यूटेशन होता है। माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी वाला हाइपर म्यूटेशन दिखाता है, MLH1 साइलेंसिंग होती है। एप्स्टाइन-बार वायरस वाले में PI3CA म्यूटेशन होता है और जेनेटिकली स्टेबल में डिफ्यूज हिस्टोलॉजी होती है, CDH1 होता है, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। तो फिर से एक बार देखते हैं मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन। सब टाइप 1 MSI यानी माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, बेस्ट प्रोग्नोसिस है, प्रीडोमिनेंटली इंटेस्टाइनल सब टाइप होता है ऑफ द लॉरेंट क्लासिफिकेशन, एंट्रम में लोकेटेड होता है। एप्स्टाइन-बार वायरस वाला उसमें देखता है TP53 पॉजिटिव होता है, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस। क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी वाले में MSS या TP53 नेगेटिव होता है, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस होता है। और GS जीनोमिकली स्टेबल में देखते हैं, डिफ्यूज हिस्टोलॉजी होती है और CDH1 दैट इज जी कैथरीन, उसका म्यूटेशन होता है। MSS CMT भी होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, यंगर एज में होता है। पेशेंट क्लिनिकली कैसे आएगा, उसका निमोनिक लोड, CL स्टैंड फॉर लंप, अभी कैंसर है तो लंप होगा। O फॉर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक का आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल फॉर द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। A स्टैंड फॉर अनीमिया होगा, एनोरेक्सिया होगा। D स्टैंड फॉर न्यू डिस्पेप्सिया, न्यू मतलब पहली बार हुआ है पेशेंट को, इससे पहले डिस्पेप्सिया नहीं था, अभी पहली बार हुआ है। और ये स्टैंड फॉर साइलेंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, वेट लॉस होगा पेशेंट को, ऑफकोर्स कैंसर है तो। कुछ अटिपिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं गैस्ट्रिक एंड GI कैंसर का, उसमें से एक है सिस्टर मैरी जोसेफ नोडल्स। दिस आर द पेरीएम्बिलिकल मेटास्टेसिस, सो ये मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं इन द गैस्ट्रिक कैंसर। फीमेल्स में देखे जाते हैं जिनमें ओवेरियन कैंसर भी होता है, सिस्टर मैरी जोसेफ नोडल्स। फिर है भाई क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ये तो फेमस है। सो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर इज बायलैटरल ओवेरियन मेटास्टेसिस, ओवरी को जाता है मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमनली सीन इन द गैस्ट्रिक कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर में भी दिखाई देता है। उसका कॉज है रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड। पहले ऐसा लगता था कि ट्रांससिलोमिक या ड्रॉप मेटास्टेसिस है, लेकिन अभी कंफर्म है कि रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड की वजह से होता है। ग्रॉस स्पेसिमेन देखेंगे तो बल्कि होंगे ओवरीज और हिस्टोपैथोलॉजिकली सिग्नेटरिंग देखेंगे तो ग्रॉसली देखेंगे तो बल्कि ओवरीज है, हिस्टोपैथोलॉजी पे सिग्नेटरिंग। लेजर ट्रेलेट साइन भी दिखाई दे सकता है। आयरिश नोडुल, इट इज लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड इन द गैस्ट्रिक कैंसर। ब्लमर शेल्फ भी दिखा सकता है, इट इज मेटास्टेसिस इनटू पेल्विस और पाउच ऑफ डगलस, ब्लमर शेल्फ। इट इज ओनली सीन इन एनी एडवांस GI कैंसर। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें फील कर सकते हैं अपना ब्लमर शेल्फ। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड देखेंगे, उनको कहा जाता है वर्चाउस नोड्स और ट्राइजर साइन। इट इज साइन ऑफ एडवांस डिसीज इन एनी GI और जेनेटोयूरिनरी कैंसर्स। क्या होता है, थोरेसिक डक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो ओपन होती है एट द जंक्शन ऑफ द इंटरनल जुगुलरी एंड द सबक्लेविन वेन। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो लिम्फ नोड्स गेट इनलार्ज, दिस आर द वर्चाउस लिम्फ नोड और ट्राइजर साइंस। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस भी दिखाई दे सकता है। इट इज कॉल्ड एज ट्रोजियो सिंड्रोम, यूजुअली सीन इन द पैंक्रेटिक कैंसर। थोड़े एक अनरिलेटेड चीज़ है ट्रोजियो साइन, इट इज कार्पोपिटल स्पाज्म ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। तो अभी देखा है लेजर ट्रेलेट साइन, इट इज मल्टीपल सीवरिक केरेटाइटिस, सबसेट गैस्ट्रोस्टोमी, ये सबसेट होता है गैस्ट्रोस्टोमी के बाद। राइट पाम, इट इज हाइपर केराटोटिक पाम्स सीन इन द एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, जैसे कि इस कैंसर में किया था, कंफर्मेशन करेंगे इंडोस्कोपिक बायोप्सी से। ओवरऑल स्टेजिंग के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन चॉइस है PET CT डन विद 18 FDG। TNM स्टेजिंग के लिए अपन इंडोस्कोपिक USG करते हैं। TNM क्लासिफिकेशन देखेंगे गैस्ट्रिक कैंसर का। TX यानी प्राइमरी ट्यूमर असेस नहीं हो सकता, T0 यानी नो एविडेंस, TIS कार्सिनोमा इन सिटू। तो ये पूरा का पूरा स्टेजिंग इसोफेगस के साथ सेम है, लगभग सेम है। T1A में इन्वर्ट करता है लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। T1B में अपन वहाँ पे देखा सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। T2 में होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया इन्वॉल्व। T3 में यहाँ पे पेनिट्रेट्स द सब सेरोजल कनेक्टिव टिश्यू।
लेकिन विसरल पेरिटोनियम को नहीं किया जाता, मतलब सेरोसा को नहीं किया पेनिट्रेट। T4 में सेरोसा को पेनिट्रेट किया है। सो T4A में इन्वर्ट किया है सेरोसा को, यानी विसरल पेरिटोनियम को। T4B में ट्यूमर इन्वर्ट करता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर को। लिम्फ नोड स्टडीज में देखेंगे NX यानी असेस नहीं हुआ, N0 यानी नो, N1 इज 1 to 2, N2 यानी 3 to 6, N3 यानी 7 और मोर। ये तो सेम है लाइक इसोफेगस। इसमें N3A यानी 7 to 15, N3B यानी 16 और मोर। M0 यानी नो डिस्टल मेट, M1 यानी डिस्टल मेट, मोस्ट कॉमन साइट इज लीवर। M1 में या फिर हो सकता है पॉजिटिव पेरिटोनियल साइटोलॉजी। सो T1A स्टेज के बाद में अपन एंडोस्कोपिक मुकोजल रिसेक्शन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इसोफेगस। मोस्ट कॉमन साइट है डिस्टल मेट का लीवर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन या लिम्फ नोड रिसेक्शन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। प्राइमरी ट्यूमर की सर्जरी करेंगे तो प्रॉक्सिमल मार्जिन 5 सेंटीमीटर की, इसोफेगस में वही प्रॉक्सिमल मार्जिन 10 सेंटीमीटर की होती थी। डिस्टल मार्जिन पाइलोरस रखेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द साइट ऑफ द कैंसर। तो डिस्टल गैस्ट्रोक्टोमी करेंगे इन द ट्यूमर एट द पाइलोरस और एंटर। प्रॉक्सिमल मार्जिन 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू ट्यूमर, डिस्टल मार्जिन पाइलोरस रखेंगे। 30% ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड। वही सब टोटल और पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी में ट्यूमर बॉडी में होता है, प्रॉक्सिमल मार्जिन 5 सेंटीमीटर की रखेंगे, डिस्टल पाइलोरस, तो 60 to 70% ऑफ द स्टमक निकाला जाता है। टोटल गैस्ट्रोक्टोमी में ट्यूमर एट द फंडस और सीवर्ट टाइप 3 होता है, तो इसमें इंटायर स्टमक निकाला जाता है टिल द पाइलोरस। रिकंस्ट्रक्शन बाद में इसोफेगोजेजुनल एनास्टोमोसिस करते हैं। तो ये देख सकते हैं डिस्टल गैस्ट्रोक्टोमी 30% रिमूव, सब टोटल में 60 to 70% रिमूव। टोटल गैस्ट्रोक्टोमी सीवर्ट टाइप 3 और ट्यूमर इन फंडस में करते हैं। फॉर डिस्टल एंड सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी बिलरोड 2 और रूएन वाई रिकंस्ट्रक्शंस आर डन। टोटल गैस्ट्रोक्टोमी में अपन जो करते हैं इसोफेगल जेजुनल एनास्टोमोसिस से देख सकते हैं। सो अपन को लिम्फ नोड क्लियरेंस भी करना पड़ता है, इसलिए अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है, 13 ग्रुप्स है। उसमें फर्स्ट लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स आते हैं ग्रुप्स 1 to 6। दीज आर क्लोज टू स्टमक। सो 1 इज राइट पैराकार्डियल, 2 इज लेफ्ट पैराकार्डियल, 3 इज लेसर कर्वेचर, 4 इज ग्रेटर कर्वेचर, 5 इज सुप्रापाइलोरिक एंड 6 इज इंफ्रापाइलोरिक। तो याद रखने के लिए ट्रिक है ग्रुप 1, 3 एंड 5 जो कि ऑड नंबर से वो राइट साइड पे है, यानी अलोंग लेसर कर्वेचर। 2, 4 एंड 6 आर अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये सारे लिम्फ नोड्स रिमूव किए जाते हैं इन द D1 क्लियरेंस, फर्स्ट लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स से। सेकंड लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स में आते हैं ग्रुप 7 to 11। दीज आर अलोंग द ब्लड वेसल्स, दीज आर रिमूव्ड इन द D2 क्लियरेंस। 7 is लेफ्ट गैस्ट्रिक, 8 is कॉमन हेपेटिक, 9 is celiac,
लेट अस से अपर जे हेमरेज यानी ब्लीडिंग अबव द लिगामेंट ऑफ ट्रेज। इसके लिए डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक टूल है अपर जे एंडोस्कोप। अपर जे स्कोप 80 to 100 सेंटीमीटर होता है, कोलोनोस्कोप 110 to 140। कॉजेस है नॉन वेरिसेल कॉजेस 70% मोर कॉमन, वेरिसेल 30%। नॉन वेरिसेल में एक देखते हैं पेप्टिक अल्सर इज द मोस्ट कॉमन, ड्यूडेनल मोर देन गैस्ट्रिक, उसमें भी पोस्टीरियर ड्यूडेनल ब्लीड्स मोर, तो वेसल इंप्लिकेटेड है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। मैनेजमेंट है इंडोस्कोपिक मैनेजमेंट, 2 अटेम्प्ट देंगे सर्जरी इफ इंडोस्कोपिक मैनेजमेंट फेल्स। सर्जरी में अपन अंडर रन करेंगे वेसल को। गैस्ट्राइटिस से सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है गैस्ट्राइटिस म्यूकोजा, मोस्ट सेंसिटिव जीआई म्यूकोजा टू द हाइपोवॉल्यूमिक इंसल्ट, इसलिए अपने को स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस होता है। स्प्लिनिक फ्रैक्चर होता है कोलन का, इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्चेमिक कोलाइटिस, क्योंकि ये वाटर शेड एरिया है। तो 2 प्रकार के टाइप है, टाइप ए गैस्ट्राइटिस, टाइप ए वाला ऑटोइम्यून टाइप है, एंड ऑटो एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे एंट्रम इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लिनिकल फीचर है हाइपोक्लोराइड्रिया, क्योंकि यहाँ पे बनता है एसिड। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो पर्निशियस एनीमिया, 20% एसोसिएशन विद विटिलिगो एंड एडिसन डिसीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। टाइप बी है, बी फॉर बैक्टीरियल टाइप है, एच पाइलोरी इंड्यूस है, एंट्रम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। एल्डरली में पैन गैस्ट्राइटिस दिखाई देता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस होता है ड्यू टू स्ट्रेस अल्सर्स। स्ट्रेस अल्सर के टाइप से कशिंग एंड कर्लिंग। हेड इंजरी के पेशेंट में कशिंग अल्सर होता है, मोस्ट कॉमन साइट है एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द स्टमक। कर्लिंग अल्सर देखा जाता है बर्न्स के पेशेंट में, मोस्ट कॉमन साइट है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम। एनएसएस का गैस्ट्राइटिस मतलब ज्यादा कंजम्पशन किया एनएसएस का तब होगा। एचआईवी गैस्ट्राइटिस एचआईवी पेशेंट में देखा जाता है ऑकर्स ड्यू टू क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। तो ये वाला ऑटोइम्यून है, इसमें एंट्रम स्पेयर है, यहाँ पे एंट्रम इन्वॉल्व है, एच पाइलोरी वाला है, और ये एल्डरली में पैन गैस्ट्राइटिस। सो मैलरी वेस्ट टीयर देख लो, इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल टीयर, स्टार्ट होता है जी जंक्शन पे एंड प्रोसीड बिलो टुवर्ड्स द कार्डिया। मोस्ट कॉमनली म्यूकोजल होता है, समटाइम सब म्यूकोजल होता है। अल्कोहलिक पेशेंट में देखा जाता है आफ्टर फोर्सफुल वोमिटिंग। डायग्नोसिस अपर जीआई एंडोस्कोपी। वेसल क्या होंगे, लोअर इसोफेगस में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। मैनेजमेंट यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, अगर परसिस्टेंट रहा तो एंजियोइमोबिलाइजेशन एंड कॉटराइजेशन करेंगे। चौथा है गेव यानी गैस्ट्रिक एंट्रल वास्कुलर इक्टेजिया, इसमें डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्यूल्स होंगे। वी फॉर वेन्यूल्स, गेव इसमें भी वी आता है। डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्यूल्स अफेक्टिंग एंट्रम। फीमेल्स में देखा जाता है एसोसिएटेड विद द कोलेजन वास्कुलर डिसीज लाइक एसएलई। क्लिनिकल फीचर है अपर जीआई हेमरेज, तो उसके लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे। एंट्रम में देखा जाता है तो बॉडी ऑफ द स्टमक स्पेयर रहेगा, ये वाटरमेलन स्टमक का अपीयरेंस आएगा। अपीयरेंस रिसेंबल द आउटर कवरिंग ऑफ वाटरमेलन। पोर्टल गैस्ट्रोपैथी देखते हैं, सीन इन पेशेंट विद पोर्टल हाइपरटेंशन। स्नेक स्किन दिखती है, स्ट्रॉबेरी स्टमक दिखता है, बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट इज पोर्टल हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। अब देखते हैं ड्यूलाफाइल लीजन्स, दीज आर सबम्यूकोजल आर्टेरियल्स व्हिच में ब्लीड। और गेव में होते थे वेन्यूल्स, ये मेल्स में ज़्यादा होता है, ये एल्डरली में ज़्यादा होता है 6 to 7 डिकेड। जो कोलन में अपन को एंजियो डिस्प्लेजिया दिखते हैं उसका एक काउंटर पार्ट। मैनेजमेंट है इंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन करेंगे और इम्बोलाइजेशन ऑफ द अफेक्टेड वेसल्स। मेनिट्रियस डिसीज रेयर कंडीशन है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स है ना, उसकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। ये होता है, इट इज मेडिएटेड बाय द टीजीएफ अल्फा। क्लिनिकल फीचर है प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, अर्लीस्ट फीचर है। अपर जीआई हेमरेज होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर होगा। डायग्नोसिस अपर जीआई एंडोस्कोपी से। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे सेटुक्सिमैब, अगर ये फेल हो चुका है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे गैस्ट्रेक्टोमी। ट्यूमर्स भी अपर जीआई हेमरेज का कॉज है, जैसे कि कैंसर, जिस्ट। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ जिस्ट इज अपर जीआई हेमरेज, और जिस्ट अपन एंडोस्कोपिकली मिस करते थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सीसीटी, बावजूद ये ट्यूमर है। वेरासियल कॉजेस करेंगे अपर जीआई हेमरेज के, तो इट इज सीन इन पेशेंट विद पोर्टल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे मेजर करेंगे, हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट्स। इसका फॉर्मूला है वेज हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट माइनस फ्री हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट। एक हेपेटिक वेन को अपन कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर बलून डालेंगे, उसका इन्फ्लेट करेंगे तो वेज हेपेटिक वेनस प्रेशर आएगा, लेकिन बलून को जब डिफ्लेट करेंगे तो फ्री हेपेटिक वेनस प्रेशर आएगा। दोनों में डिफरेंस अगर मोर देन 10 का है तो दैट इज पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर 12 से ज़्यादा है तो वेरिसेस स्टार्ट टू ब्लीड। तो हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट 1 to 5 नॉर्मल है, 6 to 10 इज प्री क्लिनिकल साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन, 10 से ज़्यादा है तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन, 12 से ज़्यादा है तो रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ वेरिसेस। कॉजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत सारे, एक्स्ट्रा हेपेटिक हो सकते हैं, इंट्रा हेपेटिक। पहले एक्स्ट्रा हेपेटिक दिखते हैं, तो इसका मतलब पोर्टल वेन लीवर में जाए उससे पहले हो चुका है, जैसे कि एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। फर्स्ट सेकंड डिकेड में देखा जाता है पोर्टल वेन में कैवर्नस चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वेब बन जाता है पोर्टल वेन, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है, ब्लॉकेज होता है पोर्टल वेन, तो ऑफकोर्स उसका प्रेशर तो बढ़ेगा ही। अगर इसका फुलमिनेंट कोर्स है तो पेशेंट प्रेजेंस विद लीवर फेलियर, ग्रेजुअल कोर्स में पोर्टल हाइपरटेंशन और स्प्लेनोमेगाली होगा। दूसरा लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन, सिनिस्ट्रल पोर्टल हाइपरटेंशन, इसमें होता है स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस। मैनेजमेंट है स्प्लेनेक्टोमी। ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है। अब इंट्रा हेपेटिक में देखेंगे प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एंड पोस्ट साइनोसॉइडल। प्री साइनोसॉइडल में देखेंगे एस्केरियासिस, क्लोनर्किस होगा। नॉन सिरोटिक हेपेटिक फाइब्रोसिस, जैसे कि इसमें सिरोसिस नहीं होगा, इसकी वजह से ब्रीजिंग फाइब्रोसिस नहीं होगा, 3rd-4th डिकेड में देखा जाएगा। इट इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। फुलमिनेंट कोर्स है तो लीवर फेलियर आएगा, ग्रेजुअल है तो पोर्टल हाइपरटेंशन आएगा, मैनेजमेंट लीवर ट्रांसप्लांट है। साइनोसॉइडल में क्या आएगा, तो लीवर गया है तो सिरोसिस होगा, अल्कोहलिक, वायरल, क्रिप्टोजेनिक, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, विल्सन डिसीज। पोस्ट साइनोसॉइडल में क्या आएगा, तो इसमें है कि सेवर ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, पल्सेटाइल इनलार्जमेंट ऑफ लीवर होंगी, बर्चियारी सिंड्रोम है। इसमें हेपेटिक वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वेब बन जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आएगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, हाइपरकोएगुलेंट स्टेट जैसे कि प्रेगनेंसी, प्रोटीन सीएनएस डिफिशिएंसी, मैलिग्नेंसी। क्लिनिकल फीचर यंग फीमेल्स आएंगी, फुलमिनेंट कोर्स होगा तो लीवर फेलियर होगा, पोर्टल ग्रेजुअल कोर्स होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन होगा। डायग्नोसिस करेंगे, सीईसीटी करेंगे।
वेव लाइक अपीयरेंस होगा इन द आउटफ्लो ट्रैक्ट। तो सेगमेंट 1 का इंडिपेंडेंट वेनस ड्रेनेज होता है ना, तो दैट विल अंडरगो द हाइपरट्रॉफी। मैनेजमेंट है लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन, लीवर ट्रांसप्लांटिव फुलमिनेंट। और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो मोटे मोटे तौर पर पोस्ट हेपेटिक होता है, बर्चेरी सिंड्रोम, हेपेटिक होता है, पोस्ट प्री हेपेटिक होता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन असाइटिस होगा, स्प्लेनोमेगाली होगा, फीचर्स ऑफ लीवर फेलियर होंगे, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टोसिस्टेमिक स्टेंट होंगे, इसिपेगस में वायरसेस बनेंगे, रेक्टम में वायरसेस बनेंगे, बेर एरिया ऑफ लीवर पे सेगमेंट 7 पे रेट्रोपेरिटियल में अम्बिलिकस पे कैपिट मेडिसी बनेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, कलर डॉपलर करेंगे टू मेजर द एचवीपीजी, हेपेटोवेनस पोर्टल ग्रेडियंट। तो बैवेनो क्लासिफिकेशन फॉर इसोफेजियल वायरसेस। स्मॉल का मतलब मिनिमली एलिवेटेड होते हैं अबाउट द इसोफेजियल म्यूकोसा सरफेस। मीडियम मतलब टॉर्चियस होते हैं, ऑक्यूपाइंग लेस देन 1/3 ऑफ द इसोफेजियल सरफेस। और लार्ज मतलब वायरसेस जो ऑक्यूपाई करते हैं मोर देन 1/3 ऑफ द इसोफेजियल सरफेस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे ब्लीडिंग वायरसेस का? मैनेज करेंगे अपन एबीसी को, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, क्योंकि वोमिटेड ब्लड एस्पिरेट हो सकता है। तो एबीसी के प्रोटोकॉल में देखा है, इंसर्ट करेंगे 2 लार्ज बोर आईवी लाइन, आईवी फ्लूइड्स देंगे, परमिसिव हाइपरटेंशन रखेंगे, मेंटेन करेंगे बीपी अराउंड द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल, क्योंकि वेसल में टीयर है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। अगर बीपी और बढ़ाएंगे तो टीयर बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेस्ट आईवी एजेंट है आईवी टर्लीप्रेसिन, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है आईवी ऑक्ट्रोटाइड। आईवी पीपीआई का कोई रोल नहीं है बिफोर अपर जी एंडोस्कोपी। आईवी प्रोपेनोल यूज नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है। पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है और ये उसको ज़्यादा हाइपरटेंसिव बना देगा। और ये सब होने के बाद अपन करेंगे अपर जी एंडोस्कोपी। 2 वेज है ब्लीडिंग स्टॉप करने के, सेम होते हैं हेमोरॉइड्स के लिए। पहला बैंड लाइगेशन, टाई करेंगे बैंड अराउंड द बेस ऑफ द वायरसेस, ये बेटर देन स्क्लेरोथेरेपी है। स्क्लेरोथेरेपी में स्क्लेरोजिंग एजेंट डालेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट। कॉम्प्लिकेशन क्या है? चेस्ट पेन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। अब आउटकम देखते हैं अपर जी एंडोस्कोपी का। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे 24 घंटे के लिए, रीब्लीडिंग हुई कि नहीं देखने के लिए। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट और एडवाइस करेंगे ओरल प्रोपेनोल। तो प्रोफाइलिस के लिए यूज किया जाता है, डाउन करता है पोर्टल प्रेशर को और प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग। आईवी प्रोपेनोल मैनेजमेंट में नहीं यूज करेंगे, याद रखना है। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू करी, रीब्लीडिंग होता है तो सेकंड ट्रायल देंगे अपन अपर जी एंडोस्कोपी का। लेकिन अभी भी पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो प्रिपेयर करेंगे फॉर टिप्स। प्रिपरेशन में अपन करते हैं करेक्ट द कोएगुलेशन प्रोफाइल ऑफ पेशेंट, और टेम्परली अपन स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग बाय ट्यूब। सो टिप्स के पहले अपन कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल करते हैं और टेम्परली ट्यूब यूज करते हैं। ट्यूब्स फॉर टेम्परली स्टॉपिंग द ब्लीड। उसमें मोस्ट कॉमन है सेंगस्टेकन ब्लैक एमो ट्यूब, तो ये वाली हो। 2 बलून्स है, एक गैस्ट्रिक है, एक इसोफेजियल है। 3 चैनल्स है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन चैनल और 2 बलून को इन्फ्लेट करने के लिए 2 चैनल। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करेंगे विद 300 ml ऑफ एयर, बाद में हिचअप करेंगे ट्यूब, प्रेशर आएगा जी जंक्शन, वायरसेल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू टैम्पनेटिंग इफेक्ट। लेकिन फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रही तो इसोफेजियल बलून को अपने इन्फ्लेट करते हैं टू द 40 mmHg, लेकिन एवरी 12 आवर्ली उसको डिफ्लेट भी करते टू प्रिवेंट द इसोफेजियल नेक्रोसिस। ड्रॉबैक क्या है? यहाँ पे गैस्ट्रिक एस्पिरेशन चैनल लेकिन नो इसोफेजियल एस्पिरेशन चैनल। अगर वहाँ पे कोई कलेक्शन हुआ इसोफेगस में तो नहीं निकाल सकते अपन। तो बनी मिनेसोटा ट्यूब। 2 बलून है, 4 चैनल है, गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल एस्पिरेशन चैनल, और इन्फ्लेट करने के लिए 2 बलून को 2 चैनल। लिंटन ट्यूब भी है, एक ही बलून में गैस्ट्रिक बलून है, 3 चैनल है, गैस्ट्रिक इसोफेजियल एस्पिरेशन का और चैनल फॉर बलून। टिप्स क्या होता है? ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। ट्रांसजुगुलर मतलब अपन इंटरनल जुगुलर वेन से जाते हैं, इंट्राहेपेटिक का मतलब अपन हेपेटिक वेन में जाते हैं, पोर्टोसिस्टेमिक शंट मतलब वी पुट द स्टेंट बिटवीन द हेपेटिक वेन एंड द पोर्टल वेन। इसलिए प्रिफरेंशियली ब्लड फ्लो करेंगे थ्रू द स्टेंट, दिस पोर्टल प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला स्टेंट अपन ने रखा है टिप्स। यहाँ पे हेपेटिक वेन है, यहाँ पे पोर्टल वेन है, दोनों के बीच में स्टेंट है। टिप्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एंसेफेलोपैथी। मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्टेंट ब्लॉकेज लीडिंग टू इंक्रीज पोर्टल प्रेशर एंड रीब्लीडिंग। हेमरेज भी हो सकता है। इंडिकेशन टिप्स के क्या है? अनकंट्रोल्ड वायरसेल ब्लीडिंग एंड इंट्रैक्टेबल असाइटिस रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन। शंट्स फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन 2 प्रकार के, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव शंट। नॉन सिलेक्टिव किया जाता है क्योंकि फ्लो ऑफ द बॉवल ब्लड होता है फ्रॉम द सुपेरियर मेसेंकिम टू स्प्लेनिक वेन। तो इसकी वजह से क्या होता है? बाउल और स्प्लेनिक का ब्लड जो होता है तो सेंटेड किया जाता है डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसकी वजह से टॉक्सिन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इंसेफेलोपैथी होता है। तो मोस्ट कॉमन कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है इंसेफेलोपैथी। एग्जांपल है लिंटन शंट, प्रॉक्सिमल लीनोरिनल शंट विद स्प्लेनेक्टोमी। तो ये वाला लिंटन है, तो ये जो स्प्लेनिक वेन है अपन ने रिनल के साथ ज्वाइन कर दी, लीनोरिनल और स्प्लेनेक्टोमी कर दिया। फिर एग्जांपल है इक्वेसिव फिस्टुला, इसमें एंड टू साइड अपन ने ये पोर्टल वेन है और कैवल इंफीरियर वेन कैवसी कर दिया, एंड टू साइड पोर्टो कैवल शंट। और आखिरी मिट्रा शंट, यहाँ पे स्प्लेनिक वेन रिनल वेन से साइड टू साइड कर दिया, तो इट इज साइड टू साइड स्प्लेनोरिनल शंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? स्प्लेनिक वेन में पोर्टल वेन में जाना है, बाउल से जा रहे हैं, टॉक्सिन्स डायरेक्ट जा रहे हैं लीवर में मेटाबोलाइज करते थे पहले, लेकिन अभी क्या हो रहा है? डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं, तो इंसेफेलोपैथी प्रेसिपिटेट हो रही है। सिलेक्टेशन देखते हैं, ओनली स्प्लेनिक ब्लड स्टेंटेड, तो यहाँ पे बॉल का ब्लड नहीं आ रहा तो इंसेफेलोपैथी नहीं होगी। एग्जांपल है वैरेन शंट, अनिनोकुची शंट। इट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेनोकैवल शंट। वैरेन शंट का ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे स्प्लेनिक वेन रिनल वेन से के साथ करती है। सो डिस्टल स्प्लिनोरिनल शंट। इंडिकेशन क्या है शंट सर्जरी के? पेशेंट विद द चाइल्ड पुगे विद द वेरिशियल ब्लीडिंग, जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है इंडोस्कोपी से। लेकिन अगर शंट सर्जरी में कंट्रोल ना कर सके तो सुबेरा प्रोसीजर करते हैं, यहाँ पे इसोफेजियल डिवास्कुलराइजेशन करते हैं, लोअर 6 सेंटीमीटर इसोफेगस का डिवास्कुलराइज करते हैं। वेरियस क्राइटेरिया स्कोरिंग सिस्टम देखते हैं। चाइल्ड पुग स्कोर मेजर करता है लीवर के फेलियर।
5 क्राइटेरिया एंसेफेलोपैथी, असैटिस, बिलीरुबिन, अल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सेकंड्स प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। तो उसमें पॉइंट है 3-3 1 को। अगर नहीं है असैटिस और एंसेफेलोपैथी तो 1 पॉइंट, माइल्ड टू मॉडरेट है तो 2 पॉइंट, सेवियर है तो 3 पॉइंट। बिलीरुबिन 2 से कम है तो 1 पॉइंट, 2 तो 3, और मोर देन 3 है तो 3 पॉइंट्स। अल्बुमिन 3.5 से ज़्यादा है तो 1 पॉइंट, और 2.8 से कम है तो 3 पॉइंट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम लेस देन 4 है, मोर देन 6 है तो 3 पॉइंट्स। INR 1.7 से कम है तो 1 पॉइंट, 2.3 से ज़्यादा है तो 3 पॉइंट्स। अगर क्लास ए मतलब 5 to 6 पॉइंट्स आते हैं, लीस्ट सेवियर लीवर डिसीज होता है। 7 to 9 आ गए तो क्लास बी होता है मॉडरेटली सेवियर। मोस्ट सेवियर होता है 10 to 15 पॉइंट्स क्लास सी। अपर जी आई एंड ब्लीडिंग का प्रोग्नोस्टिक स्कोर होता है ब्लीड क्राइटेरिया। उसका ट्रिक भी ब्लीड है, बी फॉर ऑनगोइंग ब्लीडिंग, एल फॉर लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन, इरेक्टिक मेंटल स्टेटस यानी चेंज इन द मेंटल स्टेटस, और कोमॉर्बिड डिसीज जिसका एडमिशन की जरूरत पड़ती है आईसीयू पे। ये फॉरेस्ट क्राइटेरिया है, इंडोस्कोपिक क्राइटेरिया फॉर द रिस्क ऑफ प्री ब्लीडिंग। तो हाई रिस्क होता है, मीडियम होता है, लो रिस्क होता है। अगर ह्यूमरेज दिखाई दे रहा है स्पर्टिंग एंड लूजिंग तो हाई रिस्क होता है। नॉन ब्लीडिंग विजिबल वेसल है, एडहेरेंट क्लॉट है तो मीडियम रिस्क होता है। फ्लैट पिगमेंटेड स्पॉट है और क्लीन अल्सर बेस है तो लो। ड्रॉपऑल स्कोरिंग सिस्टम होता है, प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम फॉर अपर जीआई हेमरेज, इतना कुछ जरूरत नहीं है। ब्लैचफोर्ड स्कोरिंग सिस्टम होता है, इट इज़ फॉर प्री एंडोस्कोपिक असेसमेंट। अगर स्कोर 6 और हायर हो तो पेशेंट को इंटरवेंशन की जरूरत होती है।